दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में बेसिकली आपको स्लीप एंड स्टेजेस ऑफ स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर पढ़ना है। बाकी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका ड्रीम आता है, हिप्नोसिस आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आपके सिलेबस में केवल स्लीप को पढ़ना है। तो बेसिकली हम स्लीप देखेंगे इसमें स्टेजेस एंड उसके डिसऑर्डर्स। कॉन्शियसनेस क्या है कि हम अपने आप को अवेयर कर पाते हैं, या जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है उस चीज के बारे में समझ हमारे अंदर एक विकसित हो पाती है, या सोच पाते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या चीजें घटित हो रही है। सपोज अभी नाजुक क्या हुआ, ठीक है, इट इंक्लूड्स नॉर्मल वेकिंग अवेयरनेस दैट कैन आल्सो शिफ्ट इनटू डिफरेंट स्टेट्स both naturally and intentionally। ये इसमें नॉर्मल वेकिंग अवेयरनेस इंक्लूड होती है, लेकिन जब शिफ्ट की स्टेट आती है तो कई बार हम नेचुरली शिफ्ट हो जाते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के सिचुएशन में, या इंटेंशनली शिफ्ट होते हैं। सपोज हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बाकी चीजों से हटा के हम सिर्फ और सिर्फ उस म्यूजिक पे, या अभी जैसे नादिया बोले तो उस फ्लूट पे फोकस करेंगे, या किसी और मेडिटेशन आवाज पे या इंस्ट्रक्शंस पे, उस पे इंटेंशनली फोकस करें। या सम टाइम नेचुरली हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है कि सपोज गंगा किनारे बैठे हैं तो आप अपने आप नेचुरली ही उस वेव की तरफ हमारा अटेंशन कॉन्शियसनेस चली गई, और हमें ही सिर्फ और सिर्फ वही आवाज सुनाई दे रही है, और उन्हीं चीजों को हम महसूस कर पा रहे हैं। बाकी आसपास क्या हो रहा है हमारी कॉन्शियसनेस उतनी उन चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पा रही, या हम उतने अलर्ट एंड अवेयर नहीं। तो इस तरीके से बाकी आपने कॉन्शियसनेस के बारे में योग में बेसिक बहुत डीप में पढ़ा होगा, चेतना का पूरा पेपर है आई थिंक, तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ने को मिलता है। यहाँ बेसिकली आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कॉन्शियसनेस क्या होती है उस चीज के बारे में जानेंगे। इन जनरल कॉन्शियसनेस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हु वी आर, हम कौन है, कहाँ है, क्या है, ये सब की जानकारी आपको कॉन्शियसनेस के स्टेज में मिल पाती है जनरली। Waking, sleeping, dreaming and daydreaming are various forms of consciousness। तो चेतना की डिफरेंट अवस्थाएं हैं, डिफरेंट स्वरूप है, जिसमें आप चलना, सपने देखना, और एक तरीके से बेसिक जो प्रोसेस है हमारी स्लीप है, डे ड्रीमिंग है, ये वेरियस फॉर्म्स शामिल होते हैं। Lack of sleep and use of drug can affect our consciousness। तो अगर प्रॉपर हमारी स्लीप कंप्लीट नहीं है तो हमारी चेतना अफेक्ट होगी, हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाएंगे, चक्कर आएंगे और बहुत फटीग सा महसूस होगा। इस तरीके से हमारा फिजिकल एंड मेंटल बॉडी डिस्टर्ब दिखाई देगी। यूज ऑफ ड्रग, अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई इंजेक्शन ले रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो समटाइम्स ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट की वजह से या उसके इफेक्ट की वजह से भी हमारा कॉन्शियसनेस प्रभावित हो सकता है या उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वेरियस सॉर्ट ऑफ साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड इवन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव वर्किंग ऑन कॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, न्यूरो साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये सभी के सभी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं ताकि अलर्टनेस का पता चले और ह्यूमन कितना ज्यादा अवेयर है आसपास की चीजों को लेके, उन सब चीजों को पता चले, और बहुत सारे रिसर्चर्स इन पे। तो कॉन्शियसनेस को हम एक डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल से भी समझने का प्रयास करेंगे। अ पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम और हर at any given time is known as consciousness। तो consciousness क्या है? पर्सन के सराउंडिंग में जो कुछ भी पर्टिकुलर टाइम में घटना घटित हो रही है उसे हम चेतना कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे योर आईज सी अ डॉग, आपकी आंखों ने एक डॉग को देखा या एक फ्लावर को देखा या आपके कानों ने इस म्यूजिक को सुना। द न्यूरॉन्स along the optic pathway to the optical lobe visual cortex are activated। तो जहाँ पे आईज आपकी इन्वॉल्व हुई वहां आपका विजुअल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया और आपके नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आपके ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंची। ऐसी विजुअल ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आपके टेम्पोरल लोब तक पहुंची या फिर आपके कॉर्टेक्स तक पहुंची, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। एंड विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स इज एक्टिवेटेड टू आइडेंटिफाई एक्सटर्नल स्टिमुलस एज अ ब्लॉक।
तो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स था, उसने आइडेंटिफाई किया कि एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है। वो डॉग है, आपने पहले से डॉग को देख रखा है, आपके माइंड में उसकी इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक्सपीरियंस है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में कलेक्टेड है, उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस करके आप पहचान पाते हो कि ये डॉग है। या फिर कोई म्यूजिक के जो आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने वाली है, तो आपने उस चीज के लिए रिस्पॉन्स किया, क्योंकि आप वहाँ पे कॉन्शियसली अवेयर थे, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इस तरीके से होती। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस को इस तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम कोई भी स्टिमुलस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, समझ पाते हैं, या हमारे सराउंडिंग में कोई भी घटना घटित हो रही है, तो जस्ट बिकॉज हम चैतन्य है, हमारी चेतना की अवस्था जागृत है, तभी हम उस चीज को महसूस कर पाएंगे। People's awareness of everything that is going on around them at any given moment, thought, sensation. तो हमारा दिन का बहुत सारा ऐसा वेकिंग कॉन्शियसनेस के रूप में गुजरता है, जिसमें हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर फॉर्म में चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब हम जागृत होते हैं, तभी हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। अगर सपोज कोई सो रहा हो और एकदम से उसको जगाए, तो अजीब तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, उतना ऑर्गेनाइज पैटर्न में रिस्पॉन्स नहीं करेगा जितना अगर आप वो जागृत अवस्था में हो, आप उसको आवाज लगाएंगे, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स देखना चाहे तो इस तरीके से आपका जो अवेयरनेस है, वो बेसिकली कॉन्शियसनेस के अंतर्गत काउंट होती है। In the waking state of consciousness, people's thoughts, feeling and sensation are clear and organized and they feel alert. तो कॉन्शियसनेस में जो वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, उसमें बेसिकली पीपल के जो थॉट है, फीलिंग है, सेंसेशन है, वो क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होंगे एंड पर्सन अलर्ट होगा। But there are many times in daily activities and in life when people experience a state of consciousness that differ from this organized वर्किंग स्टेट। तो ऑर्गेनाइज वेकिंग स्टेट के अलावा डिफरेंट एक स्टेज देखने को मिलेगी जो डे टू डे लाइफ में पर्सन एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। वो कहलाती है दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो वेरिएशंस आपकी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में देखने को मिलेगी। मतलब डेली एक्टिविटीज करते हुए समटाइम हम शिफ्ट हो गए या किसी और तरफ हमारा ध्यान चला गया, तो वो ध्यान की बदली हुई अवस्था या चेतना की परिवर्तित अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस या वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आया क्या? म्यूजिक की वजह से ऐसा तो नहीं कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो चीज? समझ में, ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। A state in which there is a shift in the quality or pattern of mental activity as compared to waking consciousness. तो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, जिसमें क्वालिटी या शिफ्ट पैटर्न में शिफ्ट देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है मेंटल एक्टिविटी की एज कंपेयर टू वेकिंग कॉन्शियसनेस। An altered state of consciousness refers to any condition significantly different from a normal waking state of awareness. तो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगी, जहाँ पे हमारी नॉर्मल वेकिंग स्टेट अवेयरनेस से सिग्निफिकेंटली डिफरेंस देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा पैटर्न या क्वालिटी में। These states may occur naturally. तो ये altered state of consciousness की situation naturally भी happen होती है, देखने को मिलती है। वो किस रूप में देखने को मिलती है? Sleep and dream के रूप में। Sleep या dreaming ये naturally altered state of consciousness की state होती है, और to be induced या intentionally through meditation, breath control, drugs, hypnosis and trance. तो इस तरीके से जब हम इंड्यूस्ड का मतलब है इंटेंशनली, हम चाह कर अपनी चेतना की, अपनी कॉन्शियसनेस चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, अपनी मेंटल एक्टिविटी को चेंज कर रहे हैं, उस पैटर्न या क्वालिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? मेडिटेशन के थ्रू, या ब्रीथ कंट्रोल के थ्रू, या कोई मेडिसिन का इफेक्ट है, या हिप्नोसिस का इफेक्ट है, या ट्रांस स्टेज है, समाधि की अवस्था है। तो वहां पे इंटेंशनली हम चेतना को बदल रहे हैं, या चेतना की अवस्था को चेंज कर रहे हैं, या ऑल्टर कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।
तो बेसिकली ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन अगर हम देखें, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अकर्स व्हेन देयर इज शिफ्ट इन द क्वालिटी और पैटर्न ऑफ मेंटल एक्टिविटी compared to waking consciousness, alertness that cannot that connect compared to consciousness, waking consciousness, alertness, thought content and focus can vary greatly. तो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे चेतना की बदली हुई अवस्था है, वहाँ पे क्वालिटी या पैटर्न मेंटल एक्टिविटी में शिफ्ट देखने को मिलता है वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के कंपैरिजन में। ठीक है, हमारी अलर्टनेस चेंज होगी, हमारा फोकस चेंज होगा, हमारी जो एक तरीके से थॉट कंटेंट है वो भी डिफरेंट देखने को मिलेंगे इन द कंपैरिजन ऑफ वेकिंग कॉन्शियसनेस। तो एक क्वेश्चन है, ये ससरेनी की बुक से क्वेश्चन लिया गया है, अ चेंज इन द क्वालिटी और पैटर्न ऑफ मेंटल एक्टिविटी सच एज इंक्रीज्ड अलर्टनेस और डिवाइडेड कॉन्शियसनेस क्या कहलाती है, वेकिंग कॉन्शियसनेस या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या ट्रांजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर व्हाइल ड्राइविंग अ कार के स्टेट। तो जब मेंटल एक्टिविटी या पैटर्न में चेंज होता है, increased alertness, option B, altered state of consciousness definition. तो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे ASC refers to a condition in which an individual normal perception, cognition and awareness are temporarily altered from their baseline state, typically involving changes in mental functioning and subjective experiences. तो नॉर्मल स्टेट से या नॉर्मल बेसलाइन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, कॉन्शियसनेस में परिवर्तन देखने को मिलते हैं ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टेट में। हमारा परसेप्शन, कॉग्निशन, अवेयरनेस सब कुछ बेसलाइन से चेंज होगा या डिफरेंट होगा। These states can occur spontaneously, such as in dreaming, or be induced deliberately through various techniques, including meditation, hypnosis, drug, certain form of physical activities like yoga, breathing, exercise. In psychology, the study of altered state of consciousness is important for understanding the range of human experiences and mental process beyond the ordinary waking state. तो बेसिकली हम साइकोलॉजी में डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टेट को समझते हैं या स्टडी करते हैं, ताकि हम मेंटल प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड कर पाए कि नॉर्मल स्टेट में कम हो रहा है या नॉर्मल अवेयरनेस से यहाँ पे बदली हुई अवस्था देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे a taxi driver has several competing demands on his attention, working his cell phone, listening to the passenger, reading to him and driving the car. तो एक टैक्सी ड्राइवर को देखेंगे तो several competing demand वाले काम कर रहा होता है, अपना अटेंशन पूरी कर रहा होता है, एक तो कार ड्राइविंग में, साथ ही सेल फोन पे भी काम कर रहा है, पैसेंजर्स को भी सुन रहा है और आसपास भी सराउंडिंग्स में अपना अटेंशन दे रहा है। If he manages to get himself, his passengers safely to their destination, and by multitasking while driving is certainly centrally engaging both of their lives and others, well, it's possible that he would not even remember the trip. Deriving in the altered state of consciousness. तो अगर वो नॉर्मली सेफली अपनी ड्राइव को कंप्लीट कर पा रहा है, अपने पैसेंजर्स को अपने स्टेट पे पहुंचा रहा है, तो मल्टीटास्कर एक बेस्ट ड्राइवर के नाम से जाना है। लेकिन अगर उसकी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में शिफ्ट देखने को मिल रही है, वहाँ पे देखो ड्राइव करने के साथ वो सेल फोन पे भी बात कर रहा है, साथ में गूगल मैप भी देख रहा है, सारी चीजें वहाँ पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई। लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें काफी हार्मफुल रहने वाली है या दूसरों की लाइफ को वो खतरे में डाल सकता है, खुद की और दूसरों की लाइफ को। तो वहाँ पे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन बैलेंस फॉर्म में नहीं हो पा रही है चीजें, मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो वहीं पे उसे हम मल्टीटास्कर के नाम से देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि चेतना कितनी स्टेजेस में यहाँ पे बदल रही है। हम किसी में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सिचुएशन दूसरी होगी, मैसेज देख रहे हैं सिचुएशन दूसरी होगी, साथ के साथ वो ड्राइव कर रहा है, आसपास की चीजों को भी देख रहा है, तो वैरायटी ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टेजेस से वो होके गुजर रहा है। ठीक है,
An altered state of consciousness occurs when there is a shift in quality or pattern of mental activities. Thought may be become fuzzy and disorganized, and you may feel less alert. Your thought may take bizarre turns as they so often do in dreams. So basically, altered state of consciousness में क्या quality of pattern या shift में changes कैसे देखने को मिलेगा? थॉट्स एक तरीके से डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, फजी सा माइंड हो जाएगा, लेस अलर्ट होंगे हम, और साथ ही जैसे लगेगा कि हम ड्रीम में जा रहे हैं या हम बहुत ज्यादा एक्टिव या अवेयर नहीं है. Sometimes being in an altered state may mean being in a state of increased alertness as when under influence of a stimulant. तो कई बार altered state of consciousness में भी हम बहुत ज्यादा हाई अलर्ट के फॉर्म में अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, जब बहुत ज्यादा किसी स्टिमुलस का इन्फ्लुएंस हो, हम बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट हो, एकदम से बादल फटने की आवाज आई तो एकदम से हम बहुत अलर्ट हो गए, बहुत एक्टिव हो गए, वो स्टेट हाई अलर्टनेस के स्टेट कहलाती है. You may also divide your conscious awareness as when you drive to work or school and then wonder how you got one level of conscious awareness was driving while other was thinking about their head. तो sometime आपका waking consciousness change हो सकता है, divide हो सकता है. आप स्कूल ड्राइव कर रहे हो, खुद से ड्राइव कर रहे हो, स्कूल से घर पहुंच रहे हैं, ऑफिस से घर पहुंच रहे हैं, तो समटाइम सोचते चले जाते हैं कि नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, कुक करना है या कुछ और काम करना है या ऑफिस के कुछ काम करना है, और सोचते सोचते हम वहां अपने प्लेस पहुंच भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि हम ड्राइव भी कर रहे थे, यहाँ पहुंच गए. तो यहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस के डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट फॉर्म्स या डिवाइडेड कॉन्शियसनेस, डिवाइडेड अवेयरनेस हमारी देखने को मिलती है. This altered state of divided consciousness can be dangerous things, as many people who try to drive and talk on cell phone at same time have discovered. तो एक तरीके से समटाइम देखा गया कि फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस अगर बैलेंस नहीं हो पाई तो बहुत सारी मिसहैपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. Studies have shown that driving while talking on a cell phone, even hand-free phone, puts a person at the same degree of risk as driving under the influence of alcohol. तो drunk and drive के केस में कई बार situations इस तरीके से happen होती हैं, कानून भी allow नहीं करता है, वैसे ही same situation happen हो सकती है when we are talking on cell phone and driving a car. भले हैंड फ्री फोन हो फिर भी, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारा शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से किसी ने किस टोन में कोई भी बात की और हमने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, और हमारी गाड़ी ने भी या हमने भी किस तरीके से अपनी गाड़ी के प्रति रिस्पॉन्स किया व्हाइल ड्राइविंग, तो कुछ भी मिसहैपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं. ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने सपोर्टिंग एलिमेंट्स में बताया. ठीक है. टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग इज मोर देन रिस्की, इट कैन बी मर्डरस. तो ड्राइविंग पे बात करना के साथ साथ अगर व्हाइल ड्राइविंग यू आर टेक्सटिंग टू समवन, वो भी काफी हार्मफुल हो सकता है. There are many forms of altered state of consciousness. For example, daydreaming, being hypnotized, or achieving a meditative state are usually considered to be altered state. तो बहुत सारे forms हैं altered state of consciousness के. daydream करना, क्लासरूम में बैठे हैं, कहीं भी पहुंच गए या कुछ भी चीजें माइंड में चल रही है. अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपके माइंड में एग्जांपल्स ही चल रहे हैं कि हम ड्राइव कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कुछ कुछ हैपन हो रही है. तो इस तरीके से बहुत सारे थॉट्स हमारे कॉन्शियसनेस के चलते जाते हैं, या फिर हम डे ड्रीम्स में बहुत सारी चीजें प्लानिंग्स करना सब कुछ आता है, या हिप्नोटाइज होने की स्टेट होती है, या फिर किसी मेडिटेटिव स्टेट में जाना. ये सारे के सारे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के स्वरूप है. बीइंग अंडर द influence of certain drugs such as caffeine, tobacco, alcohol is definitely an example of altered state. तो कैफीन का यूज करना, टोबैको यूज करना, अल्कोहल यूज करना, ये सारे altered state of consciousness के एग्जाम्पल है कि हमारी नॉर्मल चेतना से परिवर्तित अवस्था हो जाती है, बदली हुई अवस्था हो जाती है जब हम इन सारी चीजों को लेते हैं या अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं. There are many forms of altered state of consciousness. For example,
over several decades, there has been a definite rise in the use of stimulants that would ordinarily be prescribed for children, adolescents with the attention deficiency hyperactive disorder, बच्चों में ADHD देखने को मिलता है, but are also used by college students and older adults who feel that the drug give them an edge. तो एक तरीके से एक ड्रग या मेडिसिन का यूज किया गया सेवरल डिकेड्स पहले। इस डेफिनेशन के रूप में चीजें निकल के आई कि जो ADHD के बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, तो उनमें क्या उनकी जो कॉन्शियसनेस है वहां पे भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या इस तरीके की जो कुछ मेडिसिन है उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि उनकी जो हाई अलर्टनेस है उसको विद द मेडिसिन चेंज किया जा सकता है या उन पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मेडिसिन और इन सब का इम्पैक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पे क्लियरली देखने को मिलता है। बट द मोस्ट कॉमन ऑल्टर्ड स्टेट पीपल एक्सपीरियंस इज व्हेन दे स्पेंड अबाउट थर्ड ऑफ देयर लाइफ इन ऑन नाइटली बेसिस स्लीप। तो हम अपनी लाइफ का एक तरीके से 1/3 हिस्सा नींद में बताते हैं, जो कि हमारी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम स्लीप क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस समझ में आई क्या? कुछ क्लैरिटी हुई कि कॉन्शियसनेस क्या है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? प्लीज जी, मैं पूछना चाहती थी क्या स्लीप वॉकिंग भी आ सकता है जो ऑल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में? सॉरी, फिर से रिपीट करिए, क्या चीज आने की बात कर रहे हैं आप? स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकर स्लीप डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, बिल्कुल वो आपका ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंतर्गत आएगा। स्लीप वॉकर, स्लीप टॉकिंग, ये सारे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम स्लीप डिसऑर्डर के अंतर्गत पढ़ते हैं। उससे पहले हम स्लीप देखते हैं, स्लीप क्या होती है। सबका फेवरेट मतलब पॉइंट हो सकता है स्लीप, सोना सबको अच्छा लगता है, और नींद ना पूरी हो तो सब कुछ बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत इम्बैलेंसिंग लगता है। और अगर अच्छी सी स्लीप होती है तो हमारा फिजिकल माइंड, मेंटल माइंड, सब कुछ बहुत अलर्ट एंड अवेयर। तो स्लीप वाज वंस रेफर्ड टू एज द जेंटल ट्रायड। वेब ने 1992 में बताया कि स्लीप को जेंटल ट्रायड, एक कोमल तानाशाह है। कहीं भी किसी भी तरीके की अगर स्टेज हो, अगर नींद आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सोने के अलावा। People can try to stay awake and sometimes they may go while without sleep, but eventually they must sleep properly. तो समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने आप को जगा के रख सकते हैं, जैसे कोई पार्टी हुई या कोई एग्जाम है हमारा, किसी भी सिचुएशन में हम बहुत देर तक, एक दिन जग जाएंगे, 2 दिन जगा के रख सकते हैं। लेकिन जब ये एकदम जेंटल ट्रायड की स्थिति आती है तो हम कहीं भी सो सकते हैं, एग्जाम में भी सो सकते हैं, क्लासरूम में भी सो सकते हैं, या कहीं भी सो सकते हैं। तो किसी भी टाइम पे हमारी इवेंचुअली मतलब स्लीप इस तरीके से आ सकती है, बट हमें एक प्रॉपर पैटर्न में स्लीप को लेना आवश्यक है। जिस तरीके से हम जग के अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, वैसे ही हमारी स्लीप को भी प्रॉपर पैटर्न में रहना बहुत आवश्यक है हमारी फिजिकल बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए। तो ये नींद की अवस्था चेतना की प्रमुख परिवर्तित अवस्था है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। डीमेंट के रिसर्च या स्टडी के अनुसार मनुष्य अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 पार्ट सोने में या स्लीप में बिताता है, और ये चेतना की, जागृत अवस्था की बदली हुई अवस्था होती है। और इसमें जितने भी बाहर की चीजें हैं उनके प्रति हम अनअवेयर हो जाते हैं, और हमारी जो भी रिस्पॉन्सेस रेट है वो काफी कम हो जाती है, और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिजिकल बॉडी एक तरीके से उनमें चेंजेस आते हैं, वो रिस्पॉन्सेस लेना कम कर देते हैं। जो भी स्टिमुलस हमारे आउटर वर्ल्ड में हो हम उनके प्रति रिस्पॉन्सेस कम करते हैं, रिस्पॉन्स कम करते हैं। तो स्लीप इज वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल रिदम, नेचुरल साइकिल ऑफ एक्टिविटी दैट बॉडी मस्ट गो थ्रू। तो स्लीप हमारी एक बायोलॉजिकल रिदम के अंतर्गत आती है, एक नेचुरल साइकिल के अंतर्गत आती है, और हमें हमारी बॉडी अपने आप इस चीज को गवर्न करती ही करती है। हम कितना भी ट्राई करें, एक लिमिट तक हम ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है।
Some biological rhythms like monthly cycle, like cycle of women's menstruation, whereas other far and shorter of the beat, heartbeat, biological rhythm. तो इस तरीके से जो different cycles है उसी में हमारी natural cycle sleep cycle आती है और जो कि एक तरीके से इससे हमारी बॉडी को होके गुजरना पड़ता ही है या फिर हमारी बॉडी इस चीज से But many biological rhythm take place on a daily basis, like rise or fall in blood pressure or body temperature, or the production of certain body chemicals. तो बहुत सारे body chemicals हमारे produce होते हैं उनमें चेंजेस बायोलॉजिकल रिदम के फॉर्म में देखने को मिलते हैं वैसे ही हमारा स्लीप का भी एक बायोलॉजिकल पैटर्न होता है उसमें भी डे टू डे चेंजेस देखने को मिलते हैं The most obvious these are the sleep wake cycle. तो sleep wake cycle का अपना एक पैटर्न होता है सोने और जगने का हर पर्सन का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है अपना एक बायोलॉजिकल पैटर्न होता है वो उतने ही टाइम पे रोज जगेगा और उतने टाइम पे उसकी बॉडी सो जाएगी कितना भी बादल फटे कितनी भी बारिश हो कुछ भी हो रहा हो अगर वो पर्सन सो गया तो उस तरीके की स्टेट होती है उस तरीके के स्लीप के स्टेट होते हैं ठीक है तो इस स्टडी को हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं सर्कैडियन रिदम के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मोनोबायोलॉजी ठीक है बहुत फेमस क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है स्लीप वेक साइकिल की द स्लीप वेक साइकिल इज अ सर्कैडियन रिदम सर्कैडियन जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिला गया सर्का मींस होता है अबाउट एंड देन स्टे कंप्लीट डे डिफाइन करता है सर्कैडियन रिदम हमारा कि हम कंप्लीटली कब हम उठ रहे हैं और कब सो रहे हैं या किस तरीके से हम अपना पैटर्न के पे रिस्पॉन्स करने वाले हैं उन सब की बात करते हैं सो सर्कैडियन रिदम इज अ साइकिल that takes about a day to complete. For most people, this means that they will experience several hours of sleep at least once during every 24 पीरियड तो हर 24 घंटे में वो कुछ घंटे की स्लीप महसूस करते हैं और बॉडी उस चीज को कंप्लीट करती है द स्लीप वेक साइकिल इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्पेसिफिकली बाय एन एरिया within the hypothalamus the teeny section of the brain that influences the glandular system तो ये हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम से प्रभावित हुई एक ब्रेन में एक टेनी सेक्शन होता है हाइपोथैलेमस में जहां से हमारा स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल होता है या सर्कैडियन रिदम कंट्रोल होती है उसकी हेल्प से हम जग जाते हैं और सो जाते हैं A lot of people were buying supplements melatonin, a hormone normally secreted by pineal gland. तो अभी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं वो मेलाटोनिन का सप्लीमेंट है क्योंकि मेलाटोनिन के रिलीज होते ही हमें नींद आने लगती है तो जब पीनियल ग्लैंड प्रॉपर मात्रा में इसका मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती तो एक्स्ट्रा हार्मोनल मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर पर्सन खुद ब खुद सप्लीमेंट्स इस तरीके से लेना शुरू करता है तो डॉक्टर्स की जब हम गाइडेंस में इन चीजों को शुरू करते हैं तो उनका प्रॉपर पैटर्न होता है प्रॉपर तरीका होता है कि कौन सी मेडिसिन लेनी कितनी मात्रा में लेनी कितने टाइम तक लेनी है और उसका साइड इफेक्ट क्या होंगे तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए भी वो जो भी रेमेडीज होती है वो बताते हैं The release of melatonin is influenced by structure deep sleep within tiny hypothalamus in an area called suprachiasmatic nucleus. The internal clock tells people when to wake up and when to fall asleep. तो जो tiny section है वहाँ पे suprachiasmatic nucleus रहता है जो कि आपका इंटरनल क्लॉक के रूप में काम करता है वहीं से आपका मेलाटोनिन रिलीज होता है जब मेलाटोनिन रिलीज होगा तब पर्सन को स्लीप आएगी अच्छी नींद आ सकती है जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन खत्म होता है पर्सन वेकअप के कंडीशन में आ जाएगा और वो सो जाएगा The suprachiasmatic nucleus CN is sensitivity to change in light. तो ये बहुत ज़्यादा sensitive होता है suprachiasmatic nuclei light से ज़्यादा. Light sensitivity directly connected है. A daylight fits the SCN suprachiasmatic nuclei tells pineal gland and located in the baseline of the brain to secrete melatonin. तो ये लाइट से इस तरीके से कनेक्टेड है कि डे टाइम में इसका रिलीज काफी फेड हो जाता है या बहुत मतलब रिस्पॉन्स नहीं करती जब ये पर्सन को हम सुलाते हैं या थेरेपी देते हैं इस तरीके की नींद वाली तो वहाँ पे हम कर्टन्स को प्रॉपर ड्रैग कर कर्टन यूज करते हैं और लाइट का बिल्कुल यूज नहीं करते ताकि पर्सन
वो स्लीप बहुत अच्छी आती है, उसका मेलाटोनिन का सिक्रेशन प्रॉपर हो। लेकिन जैसे ही उसको जगाना होता है तो समटाइम आप देखते हैं आपके पेरेंट्स जगाते हैं या आप बच्चों को जगाते हैं तो कर्टन सबसे पहले हटाते हैं और लाइट ऑन कर दो, तो अपने आप से हमारी नींद खुल जाती है और समटाइम इरिटेटिव रिस्पॉन्स भी आता है कि क्यों लाइट जला दी, नींद डिस्टर्ब हो गई, इस तरीके से। तो वो आपका मेलाटोनिन का सिक्रेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द लाइट, और वहां पे लाइट जैसे ही कनेक्ट होती है और मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता है। इस तरीके से आप देखेंगे समटाइम जो शिफ्ट करते हैं लोग, नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे जो लाइट्स होती है बहुत ब्राइटर होती है, बहुत ब्राइटर लाइट लगाई जाती है ताकि जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन है वो कंट्रोल रहे, नॉर्मल रहे और लोग एक्टिवली काम कर सकें। As melatonin accumulates, a person will feel sleepy. तो melatonin का secretion person को नींद लेके आ सकता है. As the light coming into the eyes increases, as it does in the morning, SCN tells the pineal gland to stop secreting melatonin. तो जैसे ही light आती है तो आपका suprachiasmatic nuclei pineal gland को message देता है कि now stop melatonin, and melatonin का secretion बंद हो जाता है, allowing the body to awaken. तो ये situation body को जागृत करने में हेल्प करती है. That's a lot of control for such a small part of the brain. तो आपने देखा कि मतलब एक छोटा सा ब्रेन का हिस्सा हमारी पूरी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है या मैनेज कर रहा है. Melatonin supplements are often used to treat condition called jet lag, in which body's circadian rhythm has been disrupted by traveling to another time zone. तो melatonin supplements कई बार sleep disorder में और बहुत सारे conditions में use किए जाते हैं और कई बार jet lag की condition को treat करने में. Suppose एक country से दूसरी country travel कर रहे हैं तो time zone differ होने की वजह से body rhythm normal नहीं हो पाता, तो इस वजह से कई बार वहाँ के डॉक्टर्स मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि सिचुएशन, माइंड की सिचुएशंस को या हमारे सर्कैडियन रिदम को नॉर्मल किया जा सके और हमारा स्लीप वेक साइकिल प्रॉपर कंट्रोल हो सके. ठीक है, तो स्लीप समझ में आया किस तरीके से ये आपका हाइपोथैलेमस हेल्प करता है आपको स्लीप में, और स्लीप क्या होता है, क्लियर हो? तो स्लीप की दो थ्योरी हम देखेंगे. नेक्स्ट जी मैम. Thank you. Next, we will see why do we need sleep? हमें नींद की आवश्यकता क्यों होती है? साइकोलॉजिस्ट ने दो थ्योरीज बताई और उनकी बेसिस पर डिफाइन किया. एक तो है एडाप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप. एडाप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप क्या कहती है? थ्योरी ऑर्गेनिज्म sleep for the purpose of self prevention, to keep away from predators that are more active at night. तो ये एडाप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप है. ये पूरा एक तरीके से आपकी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली कंडीशन में आती है कि पहले क्या था कि लोग दिन में काम करते थे और रात में जो भी प्रेडेटर्स थे या फिर जो भी हार्मफुल एनिमल्स है उन सब से बचने के लिए सो जाते थे. ठीक है, तो उस वजह से हमें रात में नींद आती है क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से इवॉल्व हुई है कि हम रात को सो जाते हैं बाकी चीजों से बचने के लिए. तो ये एडाप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप कहलाती है कि हमने अडॉप्ट किया है इस सिचुएशन को, इस वजह से हमें नींद आती है, इस वजह से हम रात में सो जाते हैं. दूसरी थ्योरी है रेस्टोरेटिव थ्योरी ऑफ स्लीप, दैट वी स्लीप टू अलाउ द ब्रेन एंड बॉडी टू रीस्टोर सर्टेन डिप्लेटेड केमिकल वेस्ट दैट हैव accumulated during वेकिंग टू द डे. तो जब हम डे कंडीशन में या डे टाइमिंग में जो भी केमिकल वेस्ट हुआ है या जो भी सेल डैमेज हुई है तो उनको रिपेयर करने के लिए, आपकी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी वेस्ट को बाहर करने के लिए हमें या बॉडी के रीस्टोरेशन के लिए स्लीप की आवश्यकता होती है. और जब हम सोते हैं तो ये रिस्टोरेटिव प्रोसेस हैपन होती है. तो बॉडी को रीस्टोर करने के लिए भी हमारी बॉडी स्लीप के स्टेट में जाते हैं या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंचती है. तो ये दो थ्योरीज है जो कि आपकी रिस्पॉन्स करती हैं कि हमें सोने की आवश्यकता क्यों है या हम क्यों सोते हैं. Now we discuss about the type of sleep. तो दो तरीके की स्लीप होती है, तो रैम स्लीप होती है, दूसरा नॉन रैम स्लीप होती है.
साइकोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक रूप से स्लीप को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम का सहारा लिया, जिसे ईईजी कहते हैं। बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल है साइकोलॉजी लैब में या बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स में जो कि स्लीप पैटर्न स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ये स्लीप पैटर्न की स्टडी करता है कि अल्फा, बीटा, थीटा और डेटा सेल्स किस स्टेज में किस तरीके से निकलती हैं, किस फ्रीक्वेंसी से निकल रही हैं, तो समझ में आता है कि कितनी डीपर स्लीप पर्सन ले रहा है या कितनी डीपर स्टेट में जा रहा है। तो ये स्लीप दो प्रकार की होती है, रेम और नॉन रेम। रेम है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रेम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। बेसिकली इसका ये फुल फॉर्म है रेम और नॉन रेम का। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में देखने को मिलता है कि पर्सन के जो आई बॉल्स है वो एक तरीके से रैपिडली मूव कर रही है या उनमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को, चेंजेस का मतलब उनमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में बेसिकली जो आई बॉल का मूवमेंट है वो स्टॉप है। बेसिक डिफरेंस एक तो ये। दूसरा इनका पैटर्न एक अलग तरीके से रिस्पॉन्सिव होता है, उनको वन बाय वन। पहला आपका जैसे नॉन रेम स्लीप है, तो इस तरीके की नींद में व्यक्ति को गहरी नींद आती है। नॉन रेम स्लीप की जो स्टेट है, यहाँ पे आई बॉल मूव नहीं हो रही है, यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पर्सन डीप स्लीप में है, रिलैक्सिंग स्टेट। व्यक्ति की जो सेंसेशन प्रोसेस है या सेंसरी ऑर्गन्स है वो काफी कम रिस्पॉन्सिव होते हैं, कोई भी स्टिमुलस बाहर है उसके प्रति वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। आई बॉल्स इसमें मूव नहीं करती। पर्सन की हार्ट बीट और रेस्पिरेशन रेट दोनों ही काफी स्लो हो जाती है, रिलैक्सिंग स्टेट पर हो जाती है। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन स्लो हो जाता है। और इसमें अगर पर्सन को उठाया जाए तो मतलब 7% ये संभावना रहती है कि वो बताएगा कि बस 7% ही संभावना रहती है कि वो कह सकता है कि वो कोई स्वप्न देख रहा था, बाकी ऐसा वो नहीं हो जाएगा, वो डीप स्लीप की तरफ रिलैक्स रहेगा। और स्वप्न का स्वरूप जो होगा वो एक नॉर्मल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ होगा, कि जनरल थिंकिंग प्रोसेस की तरफ होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बता रहा है या अनइम्पोर्टेंट थिंग बता रहा है। ठीक है, रेम स्लीप क्या होती है? नॉन रेम के जस्ट ऑपोजिट होती है। इसमें एक तरीके से काइटमैन एंड ये इन्होंने बताया, काइटमैन और एस्करिंग स्काई ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, नॉन रेम स्लीप के रेम स्लीप के बारे में। इस तरीके की नींद जो देखने को मिलती है वो प्रति 30 to 40 मतलब एक तरीके से टाइम की दर से, मतलब 30 to 40 टाइम्स पर मिनट आई बॉल मूव कर रही होती है, या उनमें बहुत तेजी से, कई बार अगर आप किसी पर्सन को सोते हुए देखो तो उसकी आंखों में देखना तो बहुत उसकी आई बॉल बहुत तेजी से घूम रही होती है, तो वो उस टाइम पे रैपिड आई मूवमेंट के स्टेट में होगा, उसकी आई बॉल मूव कर रही है, यानी उस समय वो काफी कोई स्वप्न देख रहा है या किसी डिस्टर्बिंग स्टेट में है, या स्लीप के उस स्टेट में जहाँ पे वो जरूर पक्का कोई सपने देख रहा है। इसमें उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी और मतलब काफी इम्बैलेंस फॉर्म में होगी, और पर्सन को यहाँ पे डीप स्लीप के स्टेट नहीं कहलाते, आपके रेम स्लीप। और लगभग सामान्य नींद का 20% हिस्सा आपकी रेम स्लीप के अंतर्गत आता है। और रेम और नॉन रेम दोनों ही अपनी कंप्लीट पैटर्न के फॉर्म में आपकी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पर्सन नहीं कर पाता, लेकिन उसका ब्रेन एक्टिव रहता है। यहाँ पे वो ड्रीम देखता है या कुछ सोच रहा होता है, या बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज होती है, जो कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट से जस्ट अपोजिट होती है। तो पहले नींद की 5 अवस्थाएं बताई गई थी, फिर जिनमें से पहली 4 नॉन रेम और फिर लास्ट वाली रेम स्लीप। अभी बेसिकली 3 स्टेजेस देखी गई हैं स्लीप की, नॉन रेम की 1 2 3। ठीक है, नॉन रेम 1 2 3 इस तरीके से, जो अभी का अपडेटेड वर्जन है। तो इस तरीके से स्टेज 1 स्लीप में, नॉन रेम स्लीप में क्या होता है वो 1 बाय 1 देखेंगे कि नॉन रेम स्लीप की ही 4 स्टेजेस हैं, लेकिन अब रिसेंट टाइम में नॉन रेम स्लीप की 3 स्टेजेस हम देखते हैं, तो टोटल ओवरऑल 4 स्टेजेस हमारे पास देखने को मिलते हैं। लास्ट स्टेज रेम स्लीप की कहलाती है। ठीक है, तो ये हम इनकी स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि स्टेजेस ऑफ स्लीप, रेम और नॉन रेम स्लीप के बीच में डिफरेंशिएशन समझ में आया? अगर कुछ ऐसा डाउट हो तो यू कैन आस्क।
समझ में आ गया मैम, डाउट नहीं। इजी है और होप सो आपने पढ़ा भी होगा। यस मैम। तो नॉन रेम स्लीप की स्टेज की पहली अवस्था नॉन रेम स्लीप की स्टेज, इसमें व्यक्ति सोने की इच्छा से जब लेटता है तो उस टाइम पे क्या स्थिति रहती है कि मतलब हम जब सोने के लिए जाते हैं तो एक्टिव अलर्ट स्टेज में रहते हैं और हम रिलैक्स रहते हैं कि चलो अब सोने का टाइम है, लाइक वो स्टेज। उस टाइम पे जो हमारे ब्रेन वेव्स हैं वहां से अल्फा वेव्स निकलनी शुरू होती हैं और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 to 12 की फ्रीक्वेंसी से निकलती है। स्टेज के लास्ट स्टेज तक थीटा वेव्स निकलनी शुरू होती हैं, जैसे 2 to 7 स्टेज की अवस्था, मतलब 2 to 7 की फ्रीक्वेंसी से बनती हैं। इसमें अगर व्यक्ति को जगाना काफी आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं तो किसी को भी जगाना आसान होता है। और जब व्यक्ति पूर्णतः जगा हुआ रहता है तो उसके मस्तिष्क से बीटा वेव्स निकलती हैं, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 14 to 30 सेकंड की होती है। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं, 4 वेव्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा वेव्स कब निकलती है? जब आप फुल एक्टिव अवेयर है। अल्फा वेव्स तब निकलती है जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं या स्लीप की स्टेट है या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की स्टेट में। पर थीटा वेव्स जब आप थोड़ा डीप स्लीप के तरफ जाते हैं, एंड डेल्टा वेव्स आती हैं जब आप डीपर स्लीप की स्टेट होती है, तब आपके ब्रेन से डेल्टा वेव्स निकलती है। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, इन सब का स्टडी हम इन सब के बारे में भी समटाइम पूछते हैं, तो उनको भी डिटेल में थोड़ा आप देखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में किस तरीके से दिया गया है। फिर स्टेज 2 ऑफ नॉन रेम स्लीप है, वो करीब 10 मिनट पहले अवस्था, मतलब करीब 10 मिनट तक पहले की अवस्था, ये दूसरी अवस्था से मिलने से पहले, मतलब सेकंड स्टेज, जब आप अल्फा से डेल्टा की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ब्रेन वेव्स है उनमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में जो थीटा वेव्स है उनका जो फ्रीक्वेंसी रेट होती है 14 to 16 की आवृत्ति से निकलती है। सेम मनोवैज्ञानिकों ने स्लीप स्पेंडल्स कहा है, के कॉम्प्लेक्स कहा है। इसमें एस जैसा सिंबल या के जैसा सिंबल देखने को मिलता है, जो दो मतलब एक तरीके से 2 to 5 टाइम्स पर मिनट की फ्रीक्वेंसी से बनती है। कभी कभी ये जो मस्तिष्कीय तरंगे हैं या ब्रेन वेव्स हैं, या एम्पलीट्यूड में अचानक से चेंज आता है और उसकी वो चेंज हमारा के कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में देखने को। फिर आपकी थर्ड स्टेज आती है नॉन रेम स्लीप की। इन दिस स्टेज ब्रेन वेव्स आर वेरी स्लो, मेकिंग 1 to 2 cycle per second. There are they known as delta waves. In this 20 to 50% delta waves are formed. About 5% of night sleep is in third stage. तो हमारी स्लीप का 5% स्टेज में होता है, जिसमें पर्सन डीपेस्ट स्लीप में सो रहा होता है। It is little difficult to wake up person in this stage. तो पर्सन को इस स्टेज से जगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे वो गहरी नींद में सोया हुआ रहता है। स्टेज 4 और स्टेज 5 को मर्ज किया गया है। तो स्टेज 4 जो आपकी है नॉन रेम स्लीप की चौथी अवस्था डीप स्लीप की स्टेज होती है। जितने भी मस्तिष्कीय जो भी एक तरीके से हमारी ब्रेन वेव्स इसमें बनती है, वो सारी की सारी डेल्टा वेव्स बनती है और लगभग 15% नींद का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति को जगाना थोड़ा मुश्किल होता है और चारों अवस्थाओं को करीब स्लीप में 1 घंटे की अवस्था होती है, इसके बाद में वो रेम स्लीप में पहुंचता है। तो प्रॉपर एक स्लीप साइकिल जो होती है वो 1.5 घंटे की होती है, कि अगर हमें मान लो दिन में भी अपनी एक स्लीप साइकिल कंप्लीट करनी है, हम 1.5 घंटे की साइकिल के हिसाब से 1.5 घंटे का अलार्म लगा के सेट करके बस होते हैं, तो हम कंप्लीट अपनी नींद की सारी साइकिल्स को कंप्लीट कर पाएंगे, रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। अगर हम 1 घंटे में या लगभग 45 मिनट्स में इस तरीके से अपना पैटर्न सेट करके रखते हैं, तो हमारा मतलब लगभग ही इस तरीके से चीजें आपकी 1.5 घंटे में कंप्लीट हो सकती है। तो जब हम रात को सोते हैं तो ये 1.5 घंटे के 2-3 साइकिल लग के हमारी 6 से 7 घंटे में हमारे 2-3 साइकिल लग के हमारी नींद को प्रॉपरली कंप्लीट करता है। तो नॉन रेम और रेम स्लीप की ये स्टेजेस होती है। रेम स्लीप की जो स्टेज होगी, इनमें इन दिस स्टेज वेव्स विद लोअर एम्पलीट्यूड आर अगेन फॉर्म दिस डेल्टा वेव्स एंड दिस। तो लास्ट में रेम स्लीप आ रही है, तो अब ये जगने की अवस्था आ रही है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आपकी डेल्टा वेव्स धीरे धीरे कम होंगी। इट इज रिपीटेड एवरी 80 to 90 मिनट्स और 80 से 90 मिनट में ये रिपीट होगी आपकी रेम स्लीप दोबारा। इफ पर्सन waken up this state, there is a 90% chance that person will say that he was
सीइंग अ ड्रीम। तो अगर हम इस स्टेज में पर्सन को जगाएंगे रेम के स्टेज में, तो पर्सन बताएगा कि वो एक ड्रीम देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे रैपिड आई मूवमेंट काफी तेजी से होगा। तो ये है आपका एक तरीके से ईईजी का रिकॉर्डिंग, जिसमें आप वेकन स्टेट में किस तरीके से रिस्पॉन्स करने वाले हैं। अल्फा की स्टेज 1 में जो अल्फा वेव्स निकल रही हैं, नॉन रेम स्लीप की पहली अवस्था, फिर स्टेज 2 नॉन रेम स्लीप की दूसरी अवस्था, जिसमें आपकी के स्लीप स्पेंडल या के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, एंड स्टेज 3 जिसे नॉन रेम स्लीप, जिसमें डेल्टा वेव्स निकलने पर लास्ट में रेम स्लीप। तो ये ग्राफ किस तरीके से आप इन चीजों को याद रखेंगे तो चीजें एक्यूरेटली उस फॉर्म में याद रहेंगी कि आपका स्लीप साइकिल इस तरीके से चलता है कि अवेकन स्टेट में आपकी बताइए कौन सी वेव्स निकलती हैं ब्रेन से अवेकन स्टेट में? अल्फा वेव्स नहीं, बीटा मैम। बीटा। ठीक है, तो जब आप अवेकन स्टेज में होते हैं, जो भी एक्टिविटी या कॉन्शियसनेस की स्टेट में आपकी बीटा वेव्स निकलती हैं, आप बीटा वेव्स आपके ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जब आप टर्न होते हैं स्लीप की तरफ या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी स्टार्ट होती है, तब ब्रेन से अल्फा वेव्स निकलती हैं। अल्फा वेव्स का स्लीप जो एक तरीके से पैटर्न होता है, वो रिस्पॉन्सिव हमेशा मेडिटेशन या फिर जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तब समटाइम हम कोई प्राणायाम किसी को करा रहे हैं, तो वहां पे भी या मेडिटेशन करा रहे हैं, तो उस स्टेज में भी जब हमारी बॉडी फुल्ली रिलैक्स्ड है, तब उस स्टेट में हमारे ब्रेन से अल्फा वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो वही अल्फा वेव्स हमारी नॉन रेम स्लीप की पहली अवस्था में हमारे ब्रेन से निकलती हैं। सेकेंड स्टेज आती है आपकी नॉन रेम स्लीप की थीटा वेव्स के, जिसमें स्लीप स्पेंडल्स या के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मतलब अब यहाँ पे वो थीटा वेव्स डीप स्लीप की तो अवस्था तो है, लेकिन बहुत डीपेस्ट स्लीप नहीं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कई बार इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो के कॉम्प्लेक्स के रूप में आप जैसे ये देख पा रहे होंगे, यहाँ स्टेजेस एक तरीके से के जैसा इमेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्लीप स्पेंडल्स बनते हैं, बहुत तेजी से फ्रीक्वेंसी से ब्रेन वेव्स निकल रही होती हैं, और इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं या फिर स्पेंडल्स बनते हैं। तो इसलिए ये जो सेकंड स्टेज है के कॉम्प्लेक्स है, स्लीप स्पेंडल्स की भी स्टेज कहलाती है। ठीक है, फिर आपका आता है थोड़ा सा यहाँ से डीप ग्राफ को अगर अंडरस्टैंड करें इस तरीके से, तो थोड़ा डीपर स्लीप की तरफ हम बढ़ते हैं जब हमारी डेल्टा वेव्स निकलती हैं। तो डेल्टा वेव्स जब लास्ट में आते 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 आपको आराम से डीप स्लीप का एक रूप प्रदान करती हैं, और आपका माइंड बॉडी काफी रिलैक्स और रिस्टोरेटिव स्टेट में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा ब्रेन एक्टिव नहीं है, एक आपका पूरा ब्रेन एक तरीके से रिलैक्स स्टेट में। फिर ये रैम स्टेट आती है, लास्ट स्टेज जो होती है, इसमें रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज होती है, और पर्सन इस स्टेज में ड्रीम्स देखता है, या पर्सन को अगर जगाया जाए तो उसको हम जगा भी सकते हैं। और इस स्टेज में बेसिकली हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी तो लेथार्जिक ही है, रिलैक्स्ड ही है, लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। उसमें किसी भी तरीके के थॉट्स आ सकते हैं, कोई भी इमोशन आ सकता है, या कोई भी ड्रीमिंग के स्टेट हम इस स्टेज में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रैपिड आई मूवमेंट की स्टेट है। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इस चीज से रिलेटेड कि स्लीप की कितनी स्टेजेस हैं। तो ये 3 स्टेजेस बेसिकली नॉन रेम स्लीप की बताई गई, फिर चौथी स्टेज आपकी रेम स्लीप की स्टेज होती है। तो इस तरीके से पहले क्या था कि स्टेज 3 और स्टेज 4 ये 4 स्टेजेस बताई गई थी, तो फोर्थ और थर्ड को मर्ज करके नॉन रेम स्लीप की स्टेज को 3 स्टेजेस का जी मैम वो 3 स्टेज ही होगा ना मैम? हाँ, नॉन रेम स्लीप का 3 स्टेज है। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली पूछते हैं तो, अदरवाइज वो हाँ मैम वही क्वेश्चन आया था मैम। हाँ, क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, बहुत कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन। हाँ, सिसरेली की बुक से आंसर फिर किया गया था उसका। तो बेसिकली ये मैंने सिसरेली की बुक का ही ग्राफ उठाया हुआ है आपके हेल्प के लिए। तो मैम लास्ट वाली स्टेज है रेम वाली, तो फिर अल्फा वेव्स आएगी या फिर बीटा? नहीं, इसमें अल्फा बीटा थीटा का रूल नहीं आता है। रेम स्लीप के स्टेज में बेसिकली अगर हम देखें तो ये नॉर्मल रैपिड आई मूवमेंट की स्टेज है, जिसमें अल्फा बीटा थीटा डेल्टा का तो नहीं, लेकिन जब हम पूरा अवेकन स्टेज में आ जाएंगे तो हमारा बीटा वेव्स निकलेगा। ठीक है, तो मैम जो नाइट में साइकिल
चलेगा तो फिर ये कैसे होगा फिर? रैम स्लीप के स्टेज में बेसिकली अल्फा से लेके बीटा का रेशियो रहता है, बट बेसिकली बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि उस चीज में कौन सी वेव एग्जैक्टली आएगी, क्योंकि अल्फा आते आते अल्फा एंड बीटा लास्ट स्टेज ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है रैम स्लीप में। थीटा और डेल्टा तो रहता ही नहीं है, ठीक है। तो अल्फा एंड लास्ट स्टेज अल्फा एंड डेल्टा जब हम एक्टिवेट हो जाते हैं, अल्फा एंड बीटा जब एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी तरीके से अवेयर है, तो उस स्टेज में तो डेल्टा ही है। तो लास्ट स्टेज जो रैम की होती है वो अल्फा एंड का बीटा का एक तरीके से मिक्स स्टेज, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो उस फॉर्म में देखने को मिलती है। क्योंकि रैम के आगे हम अवेकन हो सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से शिफ्ट हो सकते हैं टू स्टेज 2 में। जो इनका सीक्वेंस चलता है वो नॉन रैम, सबसे पहले अवेकन से नॉन रैम 1 2 3 फिर रैम के बाद में सीधा हम N2 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब फिर हम दोबारा स्टेज 1 में नहीं जाते हैं जब स्लीप साइकिल कंटिन्यूएशन में चलता है। अगर हमें रैम के बाद जगह दिया गया तो हम अवेकन स्टेट में हो जाएंगे, लेकिन हम दोबारा अगर सोए रह गए तो हम स्टेज 1 में नहीं पहुंचते हैं, फिर 2 3 रैम इस तरीके का स्टेज चलता है, इस तरीके के साइकिल सीक्वेंस चलता है। ताकि मैं रैम का एक बार और क्लियर कर लूंगी कि कौन सा पर्टिकुलर अगर कोई वेव है उस टाइम पे निकलता है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। फॉर योर क्यूरियोसिटी, बाकी मेरे हिसाब में जितनी नॉलेज है वो इतना ही है कि अल्फा एंड डेल्टा, अल्फा एंड बीटा का रहता है, बट वो अल्फा शिफ्ट होते जाती है तुरंत डेल्टा और थीटा में। 2 3 रैम इस तरीके का स्टेज चलती है। ये स्टेज 1 है, ये मतलब सेक्शन 1 है कि अवेकन से 1 2 3 रैम, फिर उसके बाद में 2 3 रैम 4 स्टेजेस होती हैं, फिर हमारी जाके 6 आवर की स्लीप कंप्लीट होती है और हम पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं। जी मैम। ठीक है, चलिए और कोई सवाल इससे रिलेटेड? तो इसका मतलब तो देखा जाए तो जैसे फर्स्ट स्टेज तो उसके बाद स्टेज 1 रैम, ये मतलब एक ही हो गए इनमें फर्स्ट स्टेज के बाद में 1 फर्स्ट स्टेज में 1 2 3 फर्स्ट स्टेज देखो, अब अगर हम अवेकन स्टेट में है, अवेकन स्टेट में हमारी बीटा वेव्स निकलती हैं, तो बीटा वेव्स के बाद में जब हम स्टेज 1 की तरफ जाते हैं तो अल्फा, या जब भी हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है तो अल्फा वेव्स होती हैं, ठीक है, अल्फा वेव्स माइंड से सिक्रेट हो रही हैं। फिर उसके बाद में हमारी स्टेज 2, फिर थीटा, फिर डेल्टा, जब हम डीप स्लीप की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में नॉन रेम की स्टेट खत्म होकर रेम स्लीप शुरू होती है, स्लीप का दूसरा टाइप शुरू हो रहा है। अब दूसरे टाइप के बाद में फिर हमारी 2 3 एंड रेम, 2 3 रेम मतलब एंड 2 3 रेम, जो आपकी नॉन रेम स्लीप के स्टेज है उसके 2 3 टाइप चलेंगे। फिर उसके बाद में जब ये कंप्लीट पैकेज है, एक 3 से 4 बार ऐसा साइकिल कंप्लीट होगा 6 आवर्स का, उसके बाद में आपकी नींद कंप्लीट होती है या आप अवेकन स्टेट में जाते हैं जब आपका बीटा वेव्स निकलेगा, सीक्रेट होगा। अब पॉइंट क्लियर कर पाई आपका या नहीं? चलिए ठीक है, फिर क्लास को फिनिश करते हैं, शांति पाठ करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, स्लीप डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, और अगर इसमें कोई डाउट है उसको देख लेंगे। मैम वो साइकोलॉजी के बुक के लिए मैं पूछी थी, तो आप बोले थे आपके नंबर में पर्सनली मैसेज करने, तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास। आप ग्रुप में अनुजा मैम से ले लीजिएगा। जी ओके, थैंक यू। तो शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति। ठीक है।